So good evening, everyone. Good evening, all dear parents, and thank you the We Connect team for inviting me. आज मेरा सेकेंड सेशन है। पिछले महीने हम लोगों ने एक सेशन लिया था जो एकेडमिक प्री रेक्विजिट्स के बारे में था, मतलब कि पढ़ाई हम बच्चों की शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। सो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने की ट्राई करूं, बट अगर इंग्लिश इफ़ आई यूज़ इट, तो जिनको नहीं समझ आता है प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हो। सो आज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि हम स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, कौन सा बोर्ड लेना है, क्या लेना है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, वो सब बातें करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि आपका बच्चा रेगुलर स्कूल में जाता है और आप ये बोर्ड के बारे में भी सोचना, क्योंकि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जब एनआईओएस बोर्ड के बारे में जानकारी हम देते हैं, तो उनको ये बोर्ड के बारे में हार्डली कुछ जानकारी होती है। सो देयरफॉर हम लोगों ने ये सोचा कि व्हाई नॉट ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आप लोगों के सामने रखे तो आप लोगों का और एक दरवाजा खुले। दिस इज द एंटायर एफर्ट। सो मैंने नाम भी दिया है इसको ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग। सो हम ये यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये जो एनआईओएस बोर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, कौन से स्टैंडर्ड से बच्चा जा सकता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब कि आपका बच्चा वहां पर 10वीं निकल के गया वो बोर्ड से, तो उसका आगे जाके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हम लोग एक स्मॉल कोशिश है, एक स्मॉल पावर पॉइंट मैंने बनाया है जो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। मैंने बुक और पेन की तो वैसे भी रिक्वेस्ट लास्ट टाइम भी की थी, तो आई एम श्योर एवरीबडी हैज बुक एंड पेन विद देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS, राइट। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जैसे जैसे अलग अलग बोर्ड होते हैं, SSC बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, वैसे ये बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म है NIOS और फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राइट। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं, कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए सूटेबल है, या कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, काफी बार काफी जगह पर ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो NIOS बोर्ड है वो केवल स्पेशल बच्चों के लिए, मतलब कि जिनको कोई भी डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज है, उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले ये एक अपना भ्रम है, इट्स अ मिथ। और हमें ये जानना है कि ये जो NIOS बोर्ड है वो उन बच्चों के लिए है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब कि आज कोई सिचुएशन के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं पैसों के कारण, और वॉट एवर डिफिकल्टीज जो वो लोग फेस करते हैं, तो उसके लिए ये बोर्ड एकदम ही सूटेबल है। दूसरा, कि अगर स्पेशली अपना पॉपुलेशन, जहाँ पर अपने बच्चे जो है उनको सेंसरी डिफिकल्टीज है, या कोई बच्चे को हियरिंग हैंडीकैप विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, शायद कोई बच्चे को हियरिंग हैंडीकैप प्लस लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, तो ऐसे बच्चे जो है वो भी ये बोर्ड में अच्छे से अ, अपने आप में प्रोग्रेस ला सकते हैं। तीसरा, जो कुछ बच्चे अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सोशल स्टडीज, तो हम बार बार सोचकर हंसते हैं कि हमें क्या पड़ी है कि ब्रिटिशर्स कौन से साल में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शुरू हुई, या माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, राइट। हम लोग ऐसे उसका मजा वी लाफ इट आउट। तो कुछ बच्चे जिनको ये सब चीजों पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए NIOS जो है वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स देता है, जो हम आगे बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी जो पहले से ही अपने अंदर स्किल में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, उनके लिए NIOS है। और चौथा, जो बच्चे स्पोर्ट्स के कारण, या तो अगर वो बच्चे अगर टीवी सीरियल्स में या मूवीज में काम करते हैं, उनके कारण जब वो लोग रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकते हैं, और उनको उनकी पढ़ाई एक साथ बहुत सारी पढ़ाई वो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी NIOS बोर्ड जो है वो बेस्ट सूटेबल बोर्ड है। सो आई एम रिपीटिंग, 4 बच्चे, एक अंडर प्रिविलेज बच्चे, एक बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिलेज या कोई भी बच्चा कोई कारण से स्लो है, तीसरा जो बच्चे जिनको सिर्फ अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, और चौथा चौथा जो बच्चे जिनको स्पोर्ट्स या मीडिया में काम करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट बोर्ड है। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये भ्रम निकाल देना है कि ये जो बोर्ड है वो सिर्फ स्पेशल किड्स के लिए है। ऑलराइट।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कब ये डिसाइड, हमें उसके, चलो उसके फायदे क्या है ये देखते हैं। सो पहला, एनआईओएस बोर्ड के साथ साथ आप आपके बच्चे को रेगुलर स्कूल में भी कंटिन्यू कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से दूसरी कोई भी बोर्ड ये फैसिलिटी नहीं देती है। लेकिन एनआईओएस बोर्ड जो है, से सपोजिंग आपका बच्चा अगर 8वीं में है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का एसएससी बोर्ड का 8वीं में अगर उसका बेस प्रॉपर नहीं है, और अगर आप वो बच्चे का बेस एकदम अच्छे से रखना चाहते हो, तो बच्चा जो है वो 5वीं की भी पढ़ाई एनआईओएस में कर सकता है। तो रेगुलर स्कूल में एसएससी बोर्ड में बच्चा 8वीं पढ़ रहा है, और अपना बेस बिल्डअप करने के लिए ये जो बच्चा है वो 5वीं का एनआईओएस बोर्ड कर रहा है। तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लैंग्वेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अपने जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट लैंग्वेज लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। जैसे एक है इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पर म और आ को हम लोग गुजराती में माँ बोलेंगे, हिंदी में माँ बोलेंगे, मराठी में माँ बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में M+A हो जाएगा मैं। ऑलराइट, बिकॉज इट इज एन ओपेक लैंग्वेज, वो दूसरे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जैसी ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज नहीं है। जिसके कारण अगर अब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, लेकिन जब अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोप अप नहीं कर सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है दैट द सेकेंड लैंग्वेज विच इज हिंदी या आपके स्टेट की कोई भी लैंग्वेज हो, और थर्ड लैंग्वेज जो है मराठी या आपके स्टेट की कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पर बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा इफ द फर्स्ट लैंग्वेज, अगर पहला लैंग्वेज बच्चा पिकअप नहीं कर सकता है। तो एनआईओएस आपको ये सुविधा देता है कि आप आपके बच्चे का इंग्लिश का छोड़कर आप दूसरे लैंग्वेजेस ड्रॉप कर सको। एट द सेम टाइम, अगर आप आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते हो, तो दूसरे मीडियम्स भी ये बोर्ड में अवेलेबल है। तो लैंग्वेज ड्रॉप करने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। तीसरा, कि यहाँ पर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट मतलब के, मान लो एक सब्जेक्ट है बेसिक किचन स्किल्स, ओके, या एक सब्जेक्ट है गार्डनिंग, या एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो हम नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे को काफी लेट स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही अर्ली आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को कोई पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और लॉन्ग टर्म 4 साल 5 साल के बाद आप ये रियलाइज करने लगोगे कि हाँ, अभी आपके बच्चे को बेकरी में इंटरेस्ट आने लगा है, या उसको गार्डनिंग का शौक है, या उसको कुकिंग का शौक है, या उसको कंप्यूटर का शौक है। तो अपने बच्चे इंटरेस्ट दिखाने के लिए भी टाइम लगाएंगे, राइट, क्योंकि उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ध्यान में रख के एस्टिमुलेट करनी है। तो तब पेरेंट्स को बार फिर ये चिंता हो जाती है, वो 10वीं में आ गया लेकिन फिर भी उसका कोई इंटरेस्ट क्लियर डेवलप नहीं होता है। सो एक सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे को जितने अर्ली एज पर आप ये सब चीजों का एक्सपोजर दोगे, तो 4-5 एक्सपोजर एक साथ दिए तो उसमें से पता चलेगा कि बच्चा एक या दो चीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये बोर्ड इसका हमें ज्यादा फायदा देता है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब पेरेंट्स के लिए, ये बहुत ही लेस प्रेशर वाला बोर्ड है। लेस प्रेशर वाला बोर्ड क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाई कम है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को स्पेशली 10वीं में बच्चे को एक साथ वो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जब जो हम आगे देखेंगे, ओके, मैं ये पॉइंट वो टाइम पर प्रॉपरली वहां पर कवर करूंगा। नेक्स्ट उसका ये फायदा है कि अगर अपने पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होता है, अगर बच्चे को कोई कोई भी तरीके की समस्या है, अगर पेरेंट्स चाहे तो वहां पर रीडर और राइटर की फैसिलिटी भी ये बोर्ड में हो सकती है। अपने दूसरे स्कूल्स में ये रीडर राइटर फैसिलिटी ज्यादातर 8वीं 9वीं और 10वीं में मिलती है। यहाँ पर ये जो रीडर और राइटर की फैसिलिटी है वो थर्ड स्टैंडर्ड से मिलना शुरू होती है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पर कैलकुलेटर्स भी मिलते हैं। अगेन, अगर सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि तारे जमी पर मूवी में जो बच्चे को प्रॉब्लम था, ऐसे बच्चे को आज हम लोग 9th और 10th में कैलकुलेटर की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चे के पास जिसके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जिसमें से लिखा हुआ होता है दैट कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो यहाँ पर बच्चे का मैथ का प्रॉब्लम काफी सारा सॉल्व हो जाता है और बच्चे को और पढ़ने की आगे इच्छा बच्चा दिखाता है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर सब्जेक्ट कम है। सब्जेक्ट के बारे में भी हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। मोर टाइम फॉर थेरेपीज। सो टू ऑल माय डियर पेरेंट्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है
कि जो नॉर्मल स्कूल्स होती है या रेगुलर स्कूल्स होती है, वो या कोई भी रेगुलर बोर्ड होता है, वो 5-5 6-6 घंटे बच्चे के ले लेगा जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है, राइट? फिर पेरेंट्स जैसे सुबह के, अभी तो चलो पैंडेमिक है, लेकिन सुबह बच्चा उठता है, ट्यूशंस जाएगा, फिर वो दोपहर की स्कूल कंप्लीट करेगा। बाय द टाइम वो घर आता है जब 6 ऐसे ही बज जाते हैं, फिर पेरेंट्स कहाँ दौड़े बच्चे को थेरेपी के लिए। तो अगर आप एनआईओएस बोर्ड का सिलेक्शन करते हो, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है कि आप बच्चे को थेरेपीज के लिए लेकर जाओ, क्योंकि 11 साल तक आपने जितने बच्चे को बेस्ट थेरेपीज दी, तो बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही बेस्ट रहेगा। ऑल राइट। एंड लास्ट इज होम स्कूलिंग। मतलब कि एनआईओएस अगेन एक ऐसा बोर्ड है जहां पर आपको बच्चे को स्कूल में अगर भेजना है तो आप भेज सकते हो डेफिनेटली, लेकिन आप रजिस्टर करके बच्चे को, आपके घर पे किताब भी आ जाती है और आप बच्चे को घर पे ही पढ़ा सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, स्पेशली जो अपना जो पॉपुलेशन है, अपने द काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे पास है, उनको लेकर एनआईओएस बोर्ड का ऑप्शन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ऑलराइट। नेक्स्ट, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम ये बोर्ड कब सिलेक्ट करें, राइट? 8वीं में आ जाए तब सिलेक्ट करें, या तो कोई टीचर्स यूजुअली ओपन हाउस में जब कहेगी कि आपका बच्चा स्कूल में अभी नहीं एडजस्ट हो रहा है, उसको कोप अप करने में बहुत मुश्किल आ रही है, तो हम क्या सिलेक्ट करें, या कोई डॉक्टर जब बोलेगा तब हम सिलेक्ट करें। तो अभी ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पर हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आफ्टर ग्रेड 2, मतलब कि बच्चा दूसरी कक्षा में आ जाता है, उसके बाद आपका बच्चा एक्चुअली रेडी है कि आप चाहो तो ये टाइम पर भी आप बोर्ड चेंज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। क्योंकि लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे जैसे अपने बच्चे भी, उनके उनको एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज आएगी अगर वो जितना बड़ा होगा। जैसे जब आप 5वीं में बोर्ड चेंज करोगे तो उसको प्रॉब्लम आएगा, 8वीं में चेंज करोगे तो और प्रॉब्लम आएगा। तो जितना जल्दी आप चेंज करोगे उतना जल्दी बच्चा एडजस्ट भी हो पाएगा, प्लस ये जो आप, मैंने जितने सारे आपको बेनिफिट्स बताए वो आप बेनिफिट्स ले भी सकते हो। नंबर 2, अगर बच्चा प्राइमरी या तो सेकेंडरी सेक्शन में कोप अप नहीं कर सकता है, अभी भी आपके पास समय है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पैंडेमिक के कारण काफी सारे बच्चे के लेवल्स और पीछे हो गए हैं। कुछ कुछ आईसी मैं कितने केसेस अभी देख रहा हूँ, तो जिसमें ऐसा है कि उनका बेस इतना कमजोर रह गया है, आगे जाके बच्चे को सर्टिफिकेट लाना 5वीं का, 6ठी का, 7वीं का, वो मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो बच्चे को आता कितना है, क्योंकि फिर आप लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट तब हो जाओगे जब आपका बच्चा 8वीं में आएगा और तब जाकर स्कूल आपको बुलाएगी कि आपके बच्चे को तो बेसिक 10+5 ही नहीं आता है, राइट? तो अभी आप, अगर लग रहा है कि आप ये चीज से गुजर चुके हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तो हाँ, आपके पास ये एनआईओएस का एक रास्ता आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, अगर बच्चे को राइटिंग में डिफिकल्टी है, तो काफी सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर वो ओरली तो सब बोलता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तभी हमारा पत्ता गुल हो जाता है, राइट? तो ऐसे टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ओरल अच्छे से दे सकता है, तो आप बच्चे का आईक्यू टेस्ट वगैरह कराकर आप उनके लिए राइटर भी ले सकते हो, जिसके कारण बच्चे का मोटिवेशन अच्छा रहे और उसको पढ़ने के लिए रुचि बढ़े उसकी। नेक्स्ट, अगर लैंग्वेजेस प्रॉब्लम है, जैसे अगर बच्चा मराठी में प्रॉब्लम करता है, हिंदी में प्रॉब्लम करता है, गुजराती में प्रॉब्लम करता है, तो एनआईओएस बोर्ड आपको ये सुविधा देता है कि आप ये तीनों लैंग्वेजेस ड्रॉप कर दो, आप सिर्फ बच्चे को इंग्लिश पढ़ाओ। अगर इंग्लिश में डिफिकल्टी है और अगर आप आपके बच्चे को आपकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहते हो, तो वो भी एनआईओएस के माध्यम से पॉसिबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि मेंटल मैथ इज चैलेंजिंग, कितने सारे बच्चे को अगर मैं पूछता हूँ हाउ मच इज 5 5 7 जा कितना होता है, 6 8 जा कितना होता है, तो बच्चा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 वहां से शुरू करेगा। लेकिन एनआईओएस जो है अगेन आपको कैलकुलेटर देगा, जहां पर आपके बच्चे की ये स्ट्रगल थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो ये सब फेजेस है, ये सब पीरियड्स है, जहां पर आपको लगता है कि अब हम यहाँ अटके, तो आई थिंक वहां से आपका बेस्ट टाइम शुरू होगा कि आप आपके बच्चे को एनआईओएस बोर्ड में डाल सकते हो। आई होप अभी तक किसी को अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो इफ द चैट विंडो अगर एक्टिव है तो आप पूछ सकते हो, इसको रिलेटेड कुछ भी अगर हो तो।
पेरेंट्स, आई होप अभी तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम NIOS कब ऑप्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड NIOS इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जो CBSE, ICSE, SSE के साथ जैसा ही है। और अगर आप लोगों को कुछ सवाल है अभी तक तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों के लिए ये जानकारी कि ये ओके क्वेश्चन है, आर देयर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। हाँ, तो सब्जेक्ट की जानकारी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर तो NIOS के एक्चुअली 4 लेवल है या समझो 5 लेवल है। लेवल A, लेवल B, लेवल C, लेवल 10 एंड लेवल 12। ओके, जिसको 10th के लिए वो लोग कहेंगे सेकेंडरी और 12th के लिए कहेंगे वो लोग हायर सेकेंडरी। तो अगर लेवल ए आप लेते हो, एडॉप्ट करते हो, तो लेवल ए अगर बच्चे का कंप्लीट होता है, मतलब कि मैम फर्स्ट वन, अगर लेवल ए बच्चे का कंप्लीट हो गया तो विच मीन्स कि आपके बच्चे का 3rd स्टैंडर्ड पूरा हो गया, राइट। लेवल बी मतलब कि अगर लेवल बी आपके बच्चे ने कंप्लीट किया तो बच्चे का 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। लेवल सी अगर कंप्लीट हो गया तो बच्चे का 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। और अगर 10th और 12th कंप्लीट हो गया तो मतलब उसका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कंप्लीट हो गया। तो मतलब हम यहाँ पर ऐसा नहीं होता है थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट। यहाँ पर ऐसे होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब लेवल ए, फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब लेवल बी, सिक्स सेवेंथ एट मतलब के लेवल सी, 9th एंड 10th मतलब 10th स्टैंडर्ड एंड 11th एंड 12th मतलब 12th स्टैंडर्ड। ओके, इसके बारे में मैं और आगे आपको जानकारी देता हूँ। लेवल ए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपको लेवल ए में एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज होनी चाहिए 7+। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए चलो चलो सर ने बोला तो 6 साल के बच्चे को मैं डाल देती हूँ NIOS में। नो, आपका बच्चे का 7 साल कंप्लीट होगा 31 मार्च तक, तब आपका बच्चा एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो 7 साल के ऊपर बच्चे ही उसको ग्रास्प कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये बोर्ड बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। 350 रुपीज उसकी फीस है 5 साल के लिए। इमेजिन 5 साल जस्ट फॉर 350 रुपीज। और यहाँ पर आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, राइट। पास होने के लिए मतलब कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए 4 आपको सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ने हैं। एंड अगर आप एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो 5 या 6 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। लेकिन अपना जो पॉपुलेशन है वहां पर अगर बच्चे 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से अपनी मेहनत से पढ़ते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। ऑलराइट, हम लेवल ए के आगे की स्लाइड में सब्जेक्ट देखेंगे। लेवल ए में आपको कोई भी एक या तो 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी है। ओके, जैसे हम हमारे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, लेकिन आप इंग्लिश के साथ हिंदी भी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, या तो सिर्फ इंग्लिश ही ले सकते हो। ओके, अगर आप गुजराती हो या अगर आप महाराष्ट्रन हो तो आप चाहो तो सिर्फ अपने बच्चे का पूरा मराठी मीडियम में भी ये लेवल ए या NIOS करा सकते हो। तो यू हैव टू चूज एनी वन या तो 2 सब्जेक्ट डिपेंडिंग आपके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। ओके, फिर हो गए एक्चुअल एकेडमिक सब्जेक्ट की बात। तो आपको कोई भी इसमें से मैक्सिमम 3 बोला है, आप इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि EVS मतलब के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जो बच्चा व्हाट इज EVS कॉल्ड, वातावरण, एनवायरमेंटल स्टडीज, राइट। तो EVS है, मैथ्स है एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है। तो इसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपको 3 लेना है तो आप 3 भी ले सकते हो। एंड नीचे अगर आप देखोगे वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल मतलब के क्या, जहां पर बच्चा बेसिक किचन स्किल्स मतलब कि किचन में क्या क्या सामग्री लगेगी, किचन की बच्चा ड्राई भेल बनाना सीखेगा, ब्रेड बटर जैम बनाना सीखेगा। तो सोचो हमारे बच्चे कल को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। एक 9 साल का बच्चा भी छोटी छोटी चीजें करना सीखने लगता है। अगर बच्चे को गार्डनिंग का शौक है, सॉफ्ट स्किल्स में अगर आपका बच्चा अच्छा है, अगर आपका बच्चा ड्राइंग पेंटिंग वगैरह अच्छे से कर सकता है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट भी आपका बच्चा वोकेशनल में सिलेक्ट कर सकता है। तो इन ऑल बच्चा इसमें से 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे, या अगर और इंटरेस्टेड है तो 5 करे, या अगर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है तो 6 करे।
लेकिन इट इज कंपल्सरी कि इसमें से 4 उसका पास होना जरूरी है। ओके, तो आई विल टेल यू हम लोग हमारे स्कूल में क्या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गिव इंग्लिश, जो बच्चे को आगे जाके काम आएगा बिकॉज वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। वी गिव मैथ, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैथ जरूरी है। वी ऑल्सो गिव बेसिक किचन स्किल्स, क्योंकि अगर बच्चा मम्मी कहीं आगे पीछे जाती है तो बच्चा अपना खाना जो है वो माइक्रोवेव ओवन में या कैसे भी गर्म करके खा सकता है। एंड वी गिव कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बच्चे को आगे भविष्य में काम आएगा। बस ये 4 सब्जेक्ट दिए बच्चों को हमने और बच्चा इजीली पास कर लेता है। तो ये है लेवल ए सब्जेक्ट, मतलब के इक्विवेलेंट टू थर्ड स्टैंडर्ड। ऑलराइट, अब हम देखेंगे लेवल बी। लेवल बी मतलब के फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड। बच्चे ने बी क्लियर कर लिया, मतलब के बच्चे का 5वीं क्लियर। उसके लिए हमको उम्र लगेगी 9 साल, जो बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च तक। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 5 साल के लिए उसकी फीस है 550 रुपये, मतलब के करीबन 100 रुपये एवरी ईयर। कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर भी 4 है, जैसे हमने लेवल ए में देखे। और अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो 5वां या 6ठा सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि बी लेवल में कौन से सब्जेक्ट हम लोग ऑफर करते हैं। सेम कोई भी भाषा जो 1 या 2 बच्चा सिलेक्ट कर सकता है। एकेडमिक सब्जेक्ट जो है ईवीएस, ईवीएस में हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं। मैथ एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, उसमें से बच्चा कोई भी 1 या 2 ले सकता है या मैक्सिमम 3। एंड लास्ट वोकेशनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऐड हुआ है ऑफिस हेल्पर। सोचो पेरेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है, बच्चे को स्टेपल करना सिखाना, पंचिंग करना सिखाना। राइट, हमने बच्चे की 10वीं की डिग्री ले ली, लेकिन बच्चे को स्टेपल करना नहीं आता, पंचिंग करना नहीं आता है, एक ऑफिस का लेटर लिखना नहीं आता है, तो वो पढ़ाई क्या काम की। तो अगर आप देखते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा वोकेशनल स्किल्स भी साथ साथ सीख रहा है एट द एज ऑफ 9 to 10 years। ओके, जितना जल्दी सीखेगा बच्चा उतना जल्दी उसके अंदर प्रोग्रेस होना शुरू होगा। राइट, अब है लेवल सी। इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे 12 साल कंप्लीट होने चाहिए लेवल सी में। तो इसके लिए आप धीरे 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 जाओ। यहाँ पर मैंने लिखा है वैलिड फॉर 5 years। हर स्लाइड में लिखा था वैलिड फॉर 5 years। उसका ये मतलब नहीं है कि एक लेवल आपको 5 साल, आप एक लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। नो, आप एक लेवल 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो, 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने पहली स्लाइड में देखा जो मैंने बोला कि वो मैं सब्जेक्ट आने पर डिस्कस करूंगा, तो से फॉर एग्जाम्पल ये साल में मैंने इंग्लिश दिया और कंप्यूटर दिया, मतलब कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट दिया और एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट दिया। ओके, नेक्स्ट साल मैंने लिया बेसिक किचन स्किल्स एंड मैथ, मतलब कि 2 साल में मैंने लेवल को क्लियर किया, विच मीन्स के बच्चे पर मैंने प्रेशर कम डाला। जब बच्चे पर प्रेशर कम आएगा, आप उसकी जो स्टडीज होगी आप उसको उसकी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना सिखाओगे, तब बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। अगर अपना जो रट्टाबाजी ही बच्चा करता रहेगा तो फिर बच्चे को उसका कंटाला आएगा। ऑलराइट, सो 12 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चा लेवल सी के लिए भी एलिजिबल है। और 12 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए 31 मार्च तक। रजिस्ट्रेशन फीस है 850 रुपये, जो वैलिड है 5 साल के लिए। और यहाँ पर ए और बी में कंपलसरी 4 सब्जेक्ट में पास होना था, यहाँ पर कंपलसरी है 5 सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर साइंस ऐड होता है। तो इंग्लिश, मैथ, बेसिक किचन स्किल्स, कंप्यूटर एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साइंस। क्योंकि साइंस इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसकी थोड़ी बहुत जानकारी 7th और 8th स्टैंडर्ड में जो रेगुलर स्कूल्स में मिलती है, वैसे इनको यहाँ पर भी वो जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। राइट, एंड मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चाहते हो तो आप 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो लुक एट द सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड। लैंग्वेजेस सेम है, एकेडमिक सब्जेक्ट भी सेम है। यहाँ पर सोशल स्टडीज अलग होता है, साइंस अलग होता है, अगर आप लेना चाहो तो। नॉट नेसेसरी कि आपने सोशल स्टडीज लेना है। उसके अलावा इंटरेस्टिंग है, देखो बेकरी है, बच्चा केक बनाना धीरे धीरे सीखता है। आप मानोगे प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चे को क्रीम बनाना सिखाते हैं, विपिंग वगैरह, हाउ डू यू विप द क्रीम, ऐसी सब चीजें। तो आपका बच्चा 8वीं में है और बच्चा केक बना सकता है। 8वीं में है बच्चा और बच्चा बटन लगा सकता है, हुक लगा सकता है, उसका कोई सिलाई सिलाई बुनाई सीख सकता है।
बच्चा फेशियल कर सकता है, ब्यूटिशियन जैसी चीजें जो है वो भी बच्चे को आती है, या दूसरे बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं तो बच्चा सीखता है। तो आई एम श्योर हर पेरेंट को आज ये फिक्र होगी कि मेरा बच्चा 10वीं के बाद क्या करेगा। काफी सारे पेरेंट्स आते हैं। तो अगर आप रेगुलर बोर्ड का मोह छोड़ देते हो और अगर आप ऐसे बोर्ड में चले जाते हो जो आपको सही मायनों में बच्चों को आपको हेल्प मिले, तो ये जो बोर्ड है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल बोर्ड रहेगा। ओके, मैं ये बोर्ड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड मेरे घर का नहीं है, लेकिन ये जो बोर्ड है उसके मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। तो आप ये दिशा में भी सोचना शुरू करो, ये पूरी हमारी एफर्ट है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रानी मैम। रानी मैम, मैं ये इस पर आपको आंसर देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे साल में बच्चे को सिर्फ 100 मार्क्स ही लाने हैं। तो अभी इसमें भी मजा है, देखो यूनिट 1 20 मार्क का है, यूनिट 2 20 मार्क का है, और ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है वो पेरेंट घर पे ले सकते हैं, राइट। आप घर पे पेपर सेट करो, बोर्ड से अप्रूवल आपको ईमेल करना होता है और आप घर पे ये पेपर सॉल्व करा सकते हो बच्चों को, ऑलराइट। और फाइनल एग्जाम जो होगी, जो 60 मार्क्स की होगी, इसमें से पासिंग होगा 21, तो 60 में से तो इजीली 21 आ सकता है, ऑलराइट। पिछला कोई भी सिलेबस नहीं पूछते हैं। यूनिट 3 का मतलब कि जो आपने यूनिट 3 में लिमिटेड चीजें सीखी है वही 60 मार्क्स का आएगा। और 60 मार्क्स के लिए बच्चे को एक बाहर बोर्ड मिलता है, एक बाहर स्कूल आती है, एग्जाम के टाइम पे सॉरी एक सेंटर मिलता है, तो वो जाकर वो सेंटर में एग्जाम दे सकता है। अभी मैं रानी मैम के क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। एनआईओएस आप घर पे बैठकर भी करा सकते हो। सिलेबस आप जैसे ही रजिस्टर करते हो, वैसे जो किताबें होगी, आप जैसे ही रजिस्टर करते हो तो वो जो बुक्स होगी वो आपके घर पे आती है और आप बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दोगे। लेकिन आप सब एक नोट कर सकते हो, ओबीई मतलब कि ओपन बेसिक एजुकेशन, जो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी है, जिसको कहते हैं ओबीई, ओपन बेसिक एजुकेशन, जिसकी इंस्टीट्यूट्स होती है। जैसे मुंबई में वो इंस्टीट्यूट है चर्चगेट नाम की एक जगह पर, तो वहां पर हम बच्चे को रजिस्टर करेंगे, वहां पर फीस वगैरह भर के आएंगे और हमारा सब किताब वगैरह हमें घर पे मिलना शुरू हो जाएगा। आप बच्चे को घर पे पढ़ाओ, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, अभी यहाँ पर मुंबई में हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज है जहाँ पर कुछ कुछ संस्था खुली है ये बच्चे को पढ़ाने के लिए। मतलब कि जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं वैसे बच्चे ये इंस्टीट्यूट में आएंगे, ये संस्था में आएंगे और वहां पर हम लोग उसको पढ़ाते हैं और हमारी संस्था के थ्रू ही ये बच्चे एग्जाम देते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर टेलरिंग सिखाते हैं, ब्यूटिशियन ब्यूटी का कोर्स सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, बेसिक किचन स्किल सिखाते हैं, गार्डनिंग सिखाते हैं। तो जो संस्था ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होते हैं वो सब्जेक्ट जो है वो संस्था में सिखाए जाते हैं। तो रानी मैम, आई एम श्योर आपको ये मैंने दोनों ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन कि आप घर पे पढ़ाओ, दूसरा ऑप्शन कि आप संस्था में बच्चे को रजिस्टर करो और आप वहां से उनकी मदद लेकर पढ़ाओ, ओके। लेकिन संस्था का काम है पढ़ाना, पासिंग और फेलिंग संस्था के हाथ में नहीं है, वो तो एनआईओएस बोर्ड के हाथ में ही है, ऑलराइट। तो ये मैंने आपको बोला जी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ओके। ये 4 सब्जेक्ट तो मैंने बोले आपको, इंग्लिश, मैथ, मैम अर्लियर वन, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, बेसिक किचन स्किल्स, ये 4 सब्जेक्ट मैंने बोले, साइंस भी बोला। इसके साथ साथ एनआईओएस बोर्ड आपको दूसरे आपके बच्चे की स्किल्स को भी ज्यादा इंकरेज करेगी। जैसे अगर आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो आप बच्चे को ड्राइंग में आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप देखोगे ड्राइंग, क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्टोरी टेलिंग में अगर बच्चा अच्छा है, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आपको ये सब चीजें जो है वो स्कूल में मतलब कि वो इंस्टीट्यूट में भी मिल सकती है जहां पर आपने आपके बच्चे को रजिस्टर किया है। ये सब जो चीजें हैं वो आप उनको घर पे भी करा सकते हो, जिसमें आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो बढ़िया से बढ़िया उनकी स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, राइट। जो नॉर्मल स्कूल, रेगुलर स्कूल ये सब चीजें 1 पीरियड 2 पीरियड में खत्म करती है, यहाँ पर आपके पास अच्छा माध्यम रहेगा कि ये सब जो आपके बच्चों के अंदर जो छिपी हुई कलाएं हैं, हिडन इंटरेस्ट है, हिडन एबिलिटीज है, वो इसमें अच्छे से उभर के बाहर आते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट जो अगर आप देखोगे
तो आपको ये कुछ सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको बोर्ड को ये सबमिट करना होता है, तो बोर्ड आपको पूछता है, आप बताओ आपके बच्चे के अंदर क्या खास बात है। तो हर पेरेंट सोचता है कि क्या खास बात हो सकती है। तो वो लोग आपको ये सब बताते हैं। क्या आपका बच्चा सफाई में अच्छा है? क्या आपका बच्चा जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट वगैरह देता है? क्या वो डिसिप्लिन्ड है? क्या उसके अंदर देशभक्ति है? क्या वो बहुत ही साहसी है? क्या वो बहुत ही डेडिकेटेड है? तो ये सब चीजें भी खुद मतलब ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं होती है। ये पेरेंट्स के लिए होते हैं या टीचर्स के लिए होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे टिक मार्क कर सके कि उनका स्टूडेंट क्या चीज में अच्छा है। लेकिन मेन सब्जेक्ट तो चार ही है, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट और साइंस अगर आपको आगे लेना हो तो। अभी हम आते हैं 10वीं के सब्जेक्ट के बारे में। यस, 10th स्टैंडर्ड के लिए आपका बच्चा 14 इयर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 रुपए है, करीबन कुछ 1500 रुपए है, जो अगेन वैलिड है 5 साल के लिए। और यहाँ पर भी कंपलसरी पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखोगे 5 सब्जेक्ट कौन से आप ले सकते हो, जो हम लोग हमारी स्कूल में ऑफर करते हैं। इंग्लिश जो कंपलसरी होगा, डेटा एंट्री मतलब कंप्यूटर। तो 10वीं के बाद अगर आप आपके बच्चे को कंप्यूटर में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर 60 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 40 मार्क का थियोरी पेपर होता है। मतलब आप ये देखो कि बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तो इजीली पास हो सकता है, इसके लिए बच्चे पर प्रेशर कम होगा। होम साइंस मतलब कि हमें, अगर बच्चा रेगुलर साइंस नहीं पढ़ सकता है तो होम साइंस में क्या क्या आता है, हम अपने घर को किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं, खाने के पदार्थ, हम क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं खाने के लिए कि अपने बॉडी को पौष्टिक खाना मिले, हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, अगर हमें चोट लग गई तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि डे टू डे लाइफ में आगे जाके बच्चे को काम आने वाली चीजें आपका बच्चा इसमें पढ़ता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट है। पेंटिंग, अगर आपको लगता है आपका बच्चा कला में, पेंटिंग में बहुत अच्छा है, तो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का थियोरी होता है। तो सोचो अगेन आपके बच्चे को हंसता खेलता आपका बच्चा इजीली ये 4 सब्जेक्ट में तो आराम से पास हो जाएगा, इंग्लिश, कंप्यूटर, होम साइंस एंड पेंटिंग। बचा एक 5वां सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट है थोड़ा, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पर आपके बच्चे को जितना समझ आता है आप उसको ट्यूशन देके स्कूल में भेज के पढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर आप उसको ट्रेन करके, ओरली ट्रेन करके फिर फाइनल एग्जाम्स में एक रीडर या राइटर की मदद ले सकते हो, जिसके कारण भी आपके बच्चे का 10th और 12th स्टैंडर्ड आराम से पूरा हो सकता है। ओके, सो ये था सब्जेक्ट्स 10th के लिए। मुझे आपसे एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि काफी बार पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती है। वो लोग सोचते हैं कि हम 5वीं 6ठी या 8वीं पढ़ा के छोड़ देंगे। ओके, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जानकारी देता हूँ कि आज इतने कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे अवेलेबल है जिसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन है 10th स्टैंडर्ड। सो ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि आप कैसे भी करके बच्चे का 10वीं का सर्टिफिकेट अपने पास रख लो। ओके, लेकिन कैसे भी करके मतलब कि डेफिनेटली बच्चे को पढ़ाई करनी है, लेकिन ये माध्यम से अगर आप करते हो तो बच्चे पर प्रेशर कम आएगा। अगर आपका बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड और अगर से सपोजिंग ऑटिज्म है, या बच्चा अगर ठीक से बोल नहीं सकता है, तो आप रेगुलर बोर्ड में जो प्रेशर आएगा, शायद आपका बच्चा और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसका गुस्सा बढ़ेगा, वो अपने आप को बच्चा ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, आप उसके पीछे पड़े रहते हो, तू पढ़, आप 10 तरीके का ट्यूशन डालोगे, वो बच्चा इतना हाइपर हो जाएगा कि फिर उसका बिहेवियर प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये सब चीजें से छूटने का एक ये भी सोल्यूशन है कि हम ऐसा बोर्ड लें जहाँ पर धीरे 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 1 साल में 2 सब्जेक्ट, दूसरे साल में 2 सब्जेक्ट, ऐसे कर करके बच्चे को पढ़ाई भी कराए, एट द सेम टाइम दूसरी स्किल्स में भी डेवलप करें। राइट, क्योंकि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं ना, सर अब आगे क्या करें, तो बहुत लेट हो जाता है, जहाँ पे थेरेपी का टाइम निकल गया होता है। तो अगर आज जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप ये चीज को श्योरली कंसिडर करना, ऐसे बोर्ड सिलेक्ट करो जो हेल्पफुल हो, ऐसे बोर्ड सिलेक्ट करो जहाँ पर आपको समय मिले थेरेपीज के लिए,
कि बाद में फिर आपको ये टेंशन ना आए। यस, जो सवाल है वो बहुत ही रिलेटेड है। सवाल ये मुझे आया है कि क्या स्लो लर्नर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बोला, हाँ, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन जिनको विजन इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कि मंद बुद्धि वाले बच्चे जिनका आईक्यू बॉर्डर लाइन साइड पे है, ये सब बच्चे जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको रीडर और राइटर की सहायता लेनी पड़ेगी। जिनको स्पीच डिफिकल्टीज है उनको तो एडल्ट राइटर्स भी मिलते हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, जिनको लिखने वगैरह में तकलीफ है, जिनको मसल प्रॉब्लम है, ये सब बच्चे जो है वो इसके कैंडिडेट्स है। ऑलराइट, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब पेरेंट्स को एक डर रहता है, और वो डर क्या हो सकता है? सबसे पहला, क्या ये जो बोर्ड है वो दूसरे बोर्ड जैसा है? राइट, तो आपके पास जानकारी नहीं थी, इसके लिए ये बोर्ड दूसरे बोर्ड जैसा नहीं था। अब जैसे जैसे आपके पास ये जानकारी आई है, आई एम श्योर आप उसके लिए पूछ परछ करना शुरू करोगे। राइट, तो अगर मैं सिटीज की बात करूंगा, तो यहाँ पर ये बोर्ड को इक्वली मान्यता मिलती है जैसे दूसरे बोर्ड को मिलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपने जब हम लोग सब छोटे थे, तब हमारे पास बोर्ड था। क्या बोर्ड था? अपना स्टेट बोर्ड। हम लोग जो स्टेट से बिलोंग करते हो, धीरे 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 आईसीएसई बोर्ड आया, सीबीएसई हुआ करता था, लेकिन हम लोग उसमें नहीं पढ़े, इसलिए हमारे पास जानकारी लेट आई है। स्पेशली मुझे तो बहुत लेट पता चला। फिर एक बोर्ड आया आईबी, आईजीसीएसई, मतलब कि इंटरनेशनल बोर्ड। तो स्टार्टिंग में सब पेरेंट्स उसमें बच्चे को रखने के लिए बहुत डरते थे, क्या ये बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के बाद उसकी मान्यता मिलेगी कि नहीं। ओके, क्यों? लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो बोर्ड ने अपनी फीस बढ़ा दी और वो बोर्ड हाई फाई हो गया, तब सब लोग ने ये बोला, अरे आईबी बोर्ड में तो एडमिशन मिलना जो है वो बहुत लोखंड के चने चबाने जैसा काम है। राइट, लेकिन एनआईओएस के बारे में भी मैं यही बोलूंगा, एनआईओएस इक्वली वैलिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बोर्ड है। ओके, मतलब कि आप इसका जो सर्टिफिकेट जो बच्चे को मिलेगा वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा, कोई प्राइवेट स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आप इसकी चिंता मत करो। इसका जो मेन बॉडी है वो बॉडी पूना में बेस्ड है, पूना में बेस्ड है। और पुणे में इसका बड़ा सा ऑफिस है जहां पर आप ओवरऑल इंडिया में बच्चे रजिस्टर करके उसमें से पढ़ सकते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि जब आपका बच्चा 10वीं या 12वीं इसमें से पास करके निकलता है, मतलब कि अगर आपको लग रहा है बच्चा थोड़ा कमजोर है, चलो 10वीं एनआईओएस से निकल गया, मुझे डर लग रहा है कि 11वीं में मेरा बच्चा रेगुलर कॉलेज में जा सकेगा कि नहीं, और लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे या लोग उसको चिढ़ाएंगे, कोई एबीसीडी जो भी रीजन है, तो आप और 2 साल ये बोर्ड का सहारा ले सकते हो, 11वीं और 12वीं। 12वीं सर्टिफिकेट लेकर जैसे ही बच्चा बाहर जाएगा या 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर बाहर जाएगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, मैं बोलूंगा चुनिंदा नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस है जो एनआईओएस के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ओके, एक्सेप्ट ना करने का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो एनआईओएस बोर्ड और रेगुलर बोर्ड के मैच नहीं होंगे। जैसे आपको आपके बच्चे को स्किल्स बढ़ानी थी, इसके लिए आपने अपने बच्चे को एनआईओएस में डाला। तो आपका बच्चा अगर कॉमर्स वगैरह सिलेक्ट करता है तो वो इजीली दूसरे रेगुलर कॉलेजेस में जाकर एनआईओएस का सर्टिफिकेट वहां पर बहुत वैलिड माना जाता है। ओके, तो अगर कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो यस, इट इज वेरी वेरी मच वैलिड। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो आपके साथ एनआईओएस के बारे में जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी वो मैंने आपसे आपके साथ की। किसी ने कॉलेज का भी मुझे पूछा था कि कौन सी कॉलेजेस है, तो बहुत सारी कॉलेजेस अवेलेबल है। जैसे कि आई वुड बी एबल टू से कॉलेजेस इन मुंबई। जैसे मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे एनआईओएस में पढ़ के, जब वो लोग 11वीं में गए, तब रितंबरा कॉलेज, बाल भारती कॉलेजेस, ऐसे सब कॉलेजेस हैं। वो लोगों ने इजीली ये बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया और वो बच्चा 11th 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन की तरफ भी आगे चल पड़ा। तो ये अपना माइंडसेट है कि ये बोर्ड अच्छा नहीं है या ये बोर्ड अच्छा है। हमें ये देखना है कि जो भगवान ने हमें दिया है उसके इसके वो लिमिटेशंस में हम अपने बच्चों के लिए ये स्टडीज को कितना आसान बनाए कि उसका इंटरेस्ट रहे। रोज रोज के दिन में रोज रोज के दिन में आपकी ये जो किचकिच किचकिच बच्चों के साथ रोज होती है, झंझट झगड़े,
वो सब भी कम हो जाए, क्योंकि बच्चे को भी इंजॉयमेंट लगेगा कि वाह, चलो अब मैं कोई ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे प्रेशर कम है। और तीसरी चीज, हाँ, आप चाहो तो बच्चे को आप रेगुलर स्कूल में भी डाल सकते हो, साथ साथ एनआईओएस भी कर सकते हो। लेकिन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ये कहना होगा कि हम बच्चे को इतना प्रेशर नहीं करेंगे। एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हम उसकी स्कूल को स्टॉप करके एनआईओएस की स्कूल शुरू कर सकते हैं। और हम बोलेंगे अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, तो आपके पास ये बहुत दूसरे माध्यम है। बच्चे को अलग अलग क्लासेस में डाल के, जहाँ पर बच्चा दूसरे क्लास में जाएगा और अपना सोशल डेवलपमेंट इजीली कर पाएगा। मेन स्कूलिंग पर ध्यान दो। अगर स्कूलिंग अच्छे से बन गई, बच्चे की बेस अच्छे से बन गया, तो आगे जाके आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे आपके बच्चे को लेकर। ऑलराइट, so with this I would like to thank you for listening to me। और अभी जो भी सवाल है, मैम कैन आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन रीड द क्वेश्चन, और मैं Yes, एक sir. एक Can you help us with resource of centers that offer NIOS training in Mumbai? Is there any website we can refer to for more information? ओके, तो लेवल ए, बी और सी, मतलब कि थर्ड, फिफ्थ और एथ स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स ओके अवेलेबल है, जो एनआईओएस के कोचिंग आपको देते हैं। इवन फॉर दैट, सो आई वुड नेम फ्यू स्कूल्स। वन ऑफ द स्कूल इज माय स्कूल, ऊर्जा स्पेशल स्कूल, जहाँ पर एनआईओएस ए, बी, सी और 10th ऑफर होता है। नंबर 2, द सेकंड स्कूल वुड बी डीजी खेतान, जो मुंबई में है, मलाड गोरेगांव के बीच। तीसरी स्कूल वुड बी यशोधाम, जो मलाड गोरेगांव के बीच में है। चौथी स्कूल वुड बी जिन शिक्षा, which is again here in Kandivali. We have Disha Counseling Center, जो again NIOS मोस्टली उसकी कोचिंग देता है। तो ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स मुंबई का अगर आपने स्पेसिफिक पूछा है तो वो अवेलेबल है, जो प्राइवेटली बच्चे को अब टेलर मेड नोट्स देकर, बच्चे की स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें जो है, थाने में आई थिंक लाइट हाउस करके एक जगह है जहाँ पर एनआईओएस की कोचिंग वो लोग देते हैं। टू फॉर मोर डिटेल्स यू कैन हैव इट। मैम पुणे तो बेस है एनआईओएस का, तो यू आर वेरी लकी टू बी इन पुणे। तो आप पुणे में जो इंस्टीट्यूट है एनआईओएस, अगर आप चेक करोगे तो आप वहां पर जाकर आपको आपको तो इर्द गिर्द बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे पुणे में। और फिर भी आई वुड मेक इट अ पॉइंट कि मैं चेकआउट करके वी कनेक्ट टीम को मैं पहुंचा दूं, तो वो आपको मिल सकते हैं। आउट ऑफ मुंबई पुणे क्या एनआईओएस हेल्प करता है? ये तो एनआईओएस का रिकग्निशन थ्रू आउट है। एनआईओएस की जानकारी लोगों के पास कम है, तो अगर आप उसको एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड दिल से एक्सेप्ट करोगे, हाँ ये मेरा बच्चा जो है वो एक प्रॉपरली एनआईओएस बोर्ड में पढ़ रहा है, तो लोग आपको पूछेंगे अरे वो क्या होता है। लेकिन वो क्या होता है, तो आप अगर उसको उसकी जानकारी दे दोगे तो उनको भी पता चल जाएगा वो क्या होता है, राइट? So that's there. So many counseling centers available. हाँ, वेबसाइट है nios.ac.in, nios.ac.in। इस पर आपको NIOS की जानकारी मिलेगी। हाँ, थाने में मैम जो एड्रेस है वो मैं जरूर आपको पहुंचाऊंगा। मेन मुझे आपसे ये भी कहना है कि इसके जो एडमिशंस है, 10th स्टैंडर्ड के भी जो एडमिशंस है वो सितंबर महीने तक खुले रहते हैं। ओके, तो आपको बहुत डर है मैं एसएससी बोर्ड में डाल दूं क्या, मैं इसमें डाल दूं क्या, राइट? तो उसके जगह पर आपके पास हर कोई बोर्ड को चेक करने का मौका मिलेगा। टाइम चला जाने दो, टाइम चला जाने दो, एंड ऑफ द डे आपके पास ये विश्वास है कि अगस्त एंड या सितंबर तक एनआईओएस का तो दरवाजा मेरे लिए खुला ही है, राइट? तो एनआईओएस का जब पूरा 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगेन आपको ये ध्यान देना है, मुझे एक साथ पाँच या 4 पेपर्स दे देने हैं, सिर्फ 2 देने हैं, 5 साल में एक एक करके देना है। कुछ पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम एक एक देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ओके, डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड कैपेसिटी आप दे सकते हो।
सर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, एनआईओएस के बाद क्या हम हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं? कौन सा कॉलेज है ऐसा? ये आपके आप बताते वक्त ये क्वेश्चन आया था सर। हाँ, आप एनआईओएस के बाद कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। 12th स्टैंडर्ड के बाद वो कहते हैं ना कि सब नदी जो है वो एक ही समंदर में मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड, आईजी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड। ये जो बच्चा है वो साइंस लेकर आगे मेडिकल के लिए भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बोर्ड मैटर नहीं करेगा, जो मैटर करेगा विल बी योर एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन हमें तब ये सिलेक्ट करना है कि क्या आपका बच्चा केपेबल है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। हम ऐसी तो बच्चों से शर्त नहीं रखेंगे कि जो बच्चा बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो बच्चे को मेडिकल वगैरह में डाले। हाँ, लेकिन अगेन आंसरिंग टू द सेम थिंग, आप हायर स्टडीज के लिए एलिजिबल हो, आप फॉरेन कंट्री के स्टडीज के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी आपके 12th के मार्क्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। और अगर आपने वो क्रैक कर ली, मतलब के द स्काई इज द लिमिट, वैसा कह सकते हैं। हम लोग ये बोर्ड पर क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, सवाल ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि हमारे बच्चों की मुश्किलें हम कम करें, पेरेंट्स की मुश्किलें कम करें, और आगे जाके हायर एजुकेशन में डाल के आपने बच्चों की स्कूल लाइफ में मुश्किलें कम कर दी और आगे प्रोफेशनल कोर्स लेकर मुश्किलें बढ़ा दी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो प्लान आउट इन सच अ वे जहां पर आप आपके बच्चे को स्किल बेस्ड कोर्स दो, जहां पर कम बच्चे को मेमोरी यूज हो, मोर उसकी स्किल्स यूज हो। Sir, after completing 10th in normal school, what can my child opt for? The child has hearing loss. ओके, वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस ऑल्सो। एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो आई थिंक उस टाइम पर उस टाइम पे इट विल बी एप्ट टू गिव यू दिस आंसर। सर आप प्लीज मुंबई के सेंटर्स के नाम एक बार और बता सकेंगे? जरूर, इट विल बी ऊर्जा स्पेशल स्कूल, इट विल बी यशोधाम स्पेशल यशोधाम स्कूल, डीजी खेतान, दिशा काउंसलिंग सेंटर, जिन शिक्षा। सर एक और क्वेश्चन है, कैन वी ऑप्ट फॉर एनआईओएस एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ वट एवर क्लास द चाइल्ड इज एट? लवली क्वेश्चन। हाँ, लेकिन मुझे इसमें ये भी मुंबई के सेंटर्स में एक ऐड करना है। हमारे घर के बाजू में देयर इज अ स्कूल विटी, सॉरी बिल्लाबोंग। बिल्लाबोंग का ये जो पर्टिकुलर स्कूल है, दिस सेंटर, आई मीन इवन दे आर ऑफरिंग एनआईओएस। हाँ, तो कभी भी आई शेयर यू वन नाइस केस। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक पेरेंट आए। आई होप आपके बच्चे इसको नहीं सुन रहे, प्लीज इफ दे आर प्लीज संभालो। तो वो बच्चा जो है उसने घर पे उधम मचाया है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी है, वो पूरा दिन पबजी खेलते रहता है, और माँ बाप उसके परेशान हो गए हैं टू दिस एक्सटेंट कि वो अपने पापा को तो मारता भी है। मम्मी तो कोई गिनती में ही नहीं है, और उसके मम्मी पापा को बोलता है आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, मैं ये घर पे अकेले रहूंगा। पेरेंट्स ने एक बार रात को ट्राई भी की और वो दोनों घर छोड़ के चले गए, तो ये बच्चे ने पापा के क्रेडिट कार्ड से उसका मतलब खाना वगैरह मंगवा लिया। मतलब टू दैट एक्सटेंट नाउ द पेरेंट्स आर वेरी मच वरिड। ये आदत हो गई है कि बच्चा 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, वो पबजी से एडिक्टेड हो गया है। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो पेरेंट है, अब उनको एंड द चाइल्ड गोज टू आईजीसीएसई स्कूल, सम आईजीसीएसई बोर्ड, मतलब एकदम होशियार लड़का है। सो नाउ द पेरेंट्स आर वरिड एंड द चाइल्ड इज इन हिज टीनेज। सो उस टाइम पर उसको पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि लिटरेचर वगैरह बहुत हायर लेवल पे हो गया है। सो उस टाइम पर हम लोगों ने एक ये तरीका निकाला कि हम एनआईओएस बोर्ड ले। नॉर्मल बच्चा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एनआईओएस बोर्ड ले क्यों? वन, क्योंकि हम लोगों ने उसके माइंड में ऐसे डाला कि बच्चा, ये जो एनआईओएस बोर्ड है ना, वो उसमें सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होता है, और वो बच्चा थोड़ा अपनी शेखी बगाड़ता है, ही कीप्स ऑन बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, राइट? तो वो बच्चे के दिमाग में ये उतरा। उसके बाद मैंने बोला कि 9वीं और 10वीं को मिल के तुझे सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो उसके दिमाग में उतरा। तीसरा,
मैंने ये बोला कि यहाँ पर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होंगे, उसको पेंटिंग पसंद था, कंप्यूटर पसंद था, वो उसके दिमाग में उतरा। और चौथी चीज कि 5 साल में तू 5 सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है, सो इसे मुझे इतना टाइम नहीं लेना है, मैं उसको 2 ही साल में कंप्लीट कर दूंगा। मतलब कि हम लोग एंड में ये मीटिंग के साथ कंप्लीट हुए कि आई विल कंप्लीट माय 10th स्टैंडर्ड इन 2 years। 16 साल कंप्लीट होने के बाद वो बच्चा निकल जाएगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज आप NIOS सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर बच्चा 7वीं में है तो बच्चे को हमें नेक्स्ट लेवल में डालना है। मतलब कि तब बच्चा लेवल C में जाएगा, तब जाकर उसका 8वीं कंप्लीट होगा। और अगर बच्चा 9वीं में है तो मुझे उसको 10th में डालना है। उसकी एज क्राइटेरिया मैटर करेगी। अगर बच्चा 14 साल का है तो मैं उसको लेवल C में डालूंगा और फिर 10th में डाल दूंगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि विदाउट बैकग्राउंड एजुकेशन आप सीधे NIOS में नहीं जा पाओगे। जैसे लेवल A में आप जा सकते हो एज अ फ्रेश केस, लेकिन लेवल B में आपका रेगुलर स्कूल से 3rd स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए, या तो लेवल A कंप्लीट होना चाहिए, आइदर ऑफ इट। लेवल C में जाना है तो या तो लेवल B कंप्लीट होना चाहिए या तो नॉर्मल स्कूल से 5वीं कंप्लीट होना चाहिए। अगर 10th में जाना है तो या तो नॉर्मल स्कूल से 8वीं कंप्लीट होना चाहिए या लेवल C कंप्लीट होना चाहिए। ये छोटे छोटे प्री रेक्विजिट्स हैं। जी सर, मैं ललिता गोयल, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। मैं आपसे ये पूछना चाहती क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है सर? आई विल टेल यू दिस, मैं अमृतसर था और जी सर। अमृतसर में एक स्पेशल स्कूल में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। वहां पर दे वर वेरी इंटरेस्टेड, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा NIOS का। तो काफी जी सारी सर। जगह पर NIOS के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मैं नंबर भी पास करूंगा जो हमारे चर्च गेट की ऑफिस है, वहां पर जी आप सर। ये जानकारी ले सकते हो कि आप छत्तीसगढ़ में भी ये शुरू कर सकते हो कि नहीं। वी शुड बी थैंकफुल, जहां पर पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक से ऑनलाइन माध्यम खुल गया, एंड बिकॉज ऑफ विच बच्चा जी सर। रजिस्टर कर सकता है। मतलब आप मुंबई की ऑफिस में रजिस्टर करके आप छत्तीसगढ़ में जी सर। बच्चे को एग्जाम दिला सकते हो। तो डेफिनेटली तो आशा आशा तो है। जी सर, तो ऑनलाइन स्टडी है इसमें यानी? हाँ, जैसे अभी हर कोई स्कूल, जो मैंने मुंबई की स्कूल जी के नाम दिए, हर कोई स्कूल जी जी। फिलहाल बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ा रहा है। तो जैसे हमारे पास, जैसे मेरे पास एक बच्चा जो है वो केरला से है, तो वो रहता जी केरला सर। में है, लेकिन वो अपनी ऑनलाइन यस। स्टडीज ऑनलाइन करता है। सो वी आर इन मुंबई एंड ही इज इन केरला। ओके सर। सर, क्या आप अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं? हमें कोई और भी बातें आपसे पर्सनली करनी है तो क्या हाँ हम तो आपसे मैम, कांटेक्ट कर सकते हैं? यस, सो आई ऑलवेज फील, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वी कनेक्ट, हम एक टीम है जहाँ पर जी आपकी सर। जो भी क्वेरीज होगी वो मेरे थ्रू ही आपको हम लोग पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वी कनेक्ट की टीम के साथ कांटेक्ट करिए, हम इजीली कांटेक्ट में रह पाएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच वेल सर। वेलकम। So there's one more good question. Is there any entrance while opting for NIOS? Lovely, very nice. Yes. So if you go to some office, NIOS का जो मुंबई में ऑफिस है, वहां पर वो लोग एक छोटा सा बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं। डिपेंड, या तो फिर आप कोई स्कूल को अप्रोच करते हो तो वो लोग एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे अरे मेरा बच्चा अभी 12 साल का हो गया है, मुझे तो इसको लेवल C में ही डालना है। लेकिन अगर वो बच्चे को CAT कैट और BAT बैट में भी डिफिकल्टी है तो ये बच्चे के साथ जाती हो जाएगी कि हम बच्चे को सिर्फ फोर्स कर रहे हैं। तो इसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे पास भी नॉर्मल स्कूल से बच्चे आते हैं, तो हम पहले वो बच्चे का लेवल चेक करते हैं। तो वो लेवल चेक करना एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम्स हो गया। तो उसमें पास फेल नहीं होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप बच्चे को कहाँ पर प्लेस कर सकते हो, A लेवल में, B लेवल में या C लेवल में। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो सर थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हम सभी को। इवन मुझे एज अ पेरेंट बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच।
और हमारे कोई भी पेरेंट यदि कांटेक्ट करना चाहेंगे तो हम आप तक पहुंचा देंगे मैसेज, आपके डिटेल्स हम उनके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। Welcome. Thank you, Thank Be you. Connecting. Thank you, parents, Thank once you. again. Bye. Thank you so much. Really very very insightful. बहुत insightful session था. And I think बहुत education हमको खुद जैसे बेरोज ने बताया, हमने भी बहुत सारा आपसे सीखा. Thank you so much. Means a lot. Thank you.